जब बहुत सारे नंबर किसी रूल को फॉलो करते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं, और जब वो रूल एक कांस्टेंट बन जाता है तो प्रोग्रेशन बन जाता है। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब मैं आपको ये लिख कर देता हूं, अच्छे से समझाता हूं होता क्या। अगर मान लिया बहुत सारे नंबर आपको दे दिए जाएं, जैसे अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूं, एक नंबर लिखा मैंने 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा 6, फिर 10, फिर 15, ऐसे लिखा, और आपसे अगला नंबर पूछ लिया जाए तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 4, फिर 5, और फिर कितना ऐड होगा, 6 ऐड होगा, यानी 21 आएगा। तो ये क्या कर रही है, एक रूल को फॉलो कर रही है। आपने अगली टर्म निकाल लिया ना, रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। यहां कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था, 2। अगर हम हर टर्म में अगली संख्या में हर बार 2 ऐड करते जाएं, जैसे अगर ऐसे लिखें 1, 3, 5, 7, 2 ऐड करते गए, यानी अब हम एक कांस्टेंट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बन गई प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। एक और अंतर बताता हूं मैथमेटिकली आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जो सीक्वेंस होती है उसकी nth टर्म जो है वो फाइंड नहीं हो सकती, बट जिस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड हो सकती है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी सीक्वेंस क्या है, एक बड़ी टर्म है, और प्रोग्रेशन उसका एक पार्ट है। जिस सीक्वेंस की nth टर्म हम फाइंड कर दें वो प्रोग्रेशन बन जाएगी। प्रोग्रेशन कैसे बनेगी, जो कांस्टेंट रूल को फॉलो करेगी। अब कांस्टेंट रूल में क्या हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से या तो प्लस प्लस करते रहें, या माइनस माइनस करते रहें, या मल्टीप्लाई करते रहें, या डिवाइड करते रहें। और जब प्लस और माइनस करते हैं तो उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर बार बार ऐड करते रहें या सब्ट्रैक्ट करते रहें तो क्या होगा, इस बात को समझते हैं। देखिएगा, अगर मान लिया मैं पहली संख्या ए ले लेता हूं, क्योंकि मैथ्स में ए ही लेते हैं तो बुक वाला ले लेता हूं, ए ले लिया। आपने क्या किया, इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड किया, अगली संख्या क्या हो गई, डी हो गई। फिर ऐड किया, अगली संख्या क्या हो गई, 2D हो गई। समझ गए होंगे आप इस बात को। ऐसे ही करते करते अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसकी 10वीं संख्या बताओ क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी, आप कहोगे सर तीसरी संख्या में 2 बार डी ऐड किया है, दूसरी संख्या में 1 बार डी ऐड किया है, तो 10वीं संख्या में 9 बार डी ऐड होगा। हाँ, बहुत ही अच्छे, समझ गए हैं, वेरी गुड। भाई इसकी pth टर्म क्या होगी, आप कहोगे सर ए में p-1 इंटू डी ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 10th में क्या किया था, 10-1 डी ऐड किया था, p में p-1 डी ऐड कर देंगे। हाँ, और ऐसे ही जब लिखते लिखते मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी nth टर्म क्या होगी, तो आप क्या लिख देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। और हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको अपनी लास्ट टर्म मान लेते हैं कि इसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो रुक गई, एंड हो गई। समझे इस बात को। मैंने क्या कहा कि जब एक प्रोग्रेशन को लिखते हैं तो उसकी nth टर्म किसको मान लेते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी को लास्ट टर्म मान लेते हैं कि आखिरी संख्या है। एक बार और मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैं इसको लिख दूं तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि सर a प्लस डी, a प्लस 2d, और पीछे जाते गए तो क्या आ गई, लास्ट टर्म आ गई। हाँ, लास्ट को l लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब अगर मुझे लास्ट से, ध्यान से सुनना, ये पहले 10 मिनट आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन आप सच में निकाल लेते हैं, एक बार ये विजन मिल गया ना आपको कि कैसे आपको एपी को सोचना है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। लास्ट टर्म एल है, सोच के देखो, लास्ट से सेकंड लास्ट कैसे आई होगी, नहीं सोच पाए। फर्स्ट से सेकंड पर कैसे गए, डी ऐड किया। सेकंड से फर्स्ट पर कैसे आए, डी घटा दिया। इसका मतलब अगर सेकंड लास्ट निकालनी है सर, तो क्या एल में से डी घटा दें, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और लास्ट थर्ड निकालनी है तो क्या करेंगे सर, एल में से 2d घटा देंगे। हाँ, बस इस प्रोग्रेशन को याद कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये एक प्रोग्रेशन याद रखनी है आपने। इससे क्या क्या याद होगा, देखो इससे क्या क्या याद होगा। अगर आपसे पूछ ले कभी भी कि भाई nth टर्म स्टार्टिंग से निकाल दो, शुरुआत से nth टर्म निकाल दो, तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपने अभी बनाया, a में n-1 इंटू डी ऐड कर देंगे। हाँ, और अगर पूछ ले कि भाई nth टर्म जो है वो स्टार्टिंग की बजाय एंड से, पीछे से निकाल दो, तो क्या करोगे, l में से n-1 इंटू डी घटा दोगे। समझ गई। अब आप रीजन समझ गए होंगे मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे।
स्टार्टिंग से भी आपसे nth टर्म पूछी जा सकती है, एंड से भी आपसे nth टर्म पूछी जा सकती है, और कैसे भी पूछ ले हम इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है? चलिए, एक बात आपको क्लियर हुई, एक और बात मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी हमने एपी की nth टर्म निकाली, और वो कितनी निकाली? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके माइंड में तभी क्वेश्चन आ गया, ये स्टार्टिंग से nth टर्म निकाली सर आपने। हाँ, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी, या और अच्छे से लिख दें a माइनस डी प्लस एन डी। ऐसा क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूं। इसमें से आप दो रिमार्क डाल लेंगे भाई, दो मेन पॉइंट यहां से निकल कर आए हैं। पहला जो मेन पॉइंट है वो है कि जो Tn होती है वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन n। मतलब सर, मतलब ये है कि जो Tn की इक्वेशन है ना, उसमें n की हाईएस्ट पावर एक होती है। कल को अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा आ जाए कि Tn जो है वो 3 माइनस 5n स्क्वेयर है, तो आप हाथों हाथ मना कर देंगे, ऐसा Tn नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है Tn तो लीनियर होता है सर n में, n स्क्वेयर नहीं होता Tn में, n की पावर एक होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो n का कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या d होता है। जो हम जब भी आपको ना वेरिएबल में दे देगा टर्म, nth टर्म मान लिया उसने ऐसे बोल दिया कि nth टर्म जो है वो 5 प्लस 3n है किसी एपी की, तो इसका d कितना होगा? सोल्व नहीं करना है, सीधा बता दो। जो n के साथ लिखा है वही इसका क्या बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, d बन जाएगा। समझ गए? नहीं तो d कैसे निकलता है? नहीं तो d ऐसे निकलता है सर कि सेकंड टर्म में से t2 में से t1 घटा दो, d आ गया, या फिर t3 में से t2 घटा दो, t3 में से t2 घटा दो, तब भी d आ जाएगा। और अच्छा बच्चा तो फॉर्मूला बना देगा कि tn में से tn माइनस 1 जब हम घटाते हैं तो हमारा d आता है। या तो आप ऐसे फॉर्मूले से जाओ, या फिर अगर इक्वेशन दे रखी है तो सीधा सीधा लिख दो, जो भी n का कोफिशिएंट है वही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। मैं आपको हर चैप्टर में अलग विजुअलाइजेशन कराऊंगा, हर क्वेश्चन की, हर कॉन्सेप्ट की, जो बुक में दे रखा है या जो आज तक आपने पढ़ा है, मुझसे लिख कर ले लो। हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट को देखने का नजरिया बदल दूंगा आपका, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, इस नजरिए से क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप सच में एमसीक्यू की हेल्प से क्वेश्चनों को सोल्व करते चलेंगे। बट उसके लिए आपके बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने मुझे, जो मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा सोल्व करता रहूंगा। सही है यहां तक? अब हमने टीएन निकाल लिया, स्टार्टिंग से पीछे से टीएन को एक्सपेंड कर दिया, डी निकालना देख लिया किस फॉर्मूले से निकलता है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी सोल्व किए हैं, ऐसे क्वेश्चनों में आपने पहले भी सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल के सब्ट्रैक्ट करके डी निकाला है। बट आज आप बिना पेन उठाए इसका आंसर देने वाले हैं। इसने कहा nth टर्म है पी की, तो सबसे पहले देखो क्या n की पावर एक है? हाँ, आपने कहा बिल्कुल एक है सर, n की पावर एक है, तो जो डी n के साथ लिखा वही तो d है, और n के साथ कितना लिखा है? माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का 4। सर सोल्व करके दिखाओ, सोल्व करके दिखाता हूं। tn दे रखा है 7 माइनस 4n। आज आपने बोला पहली बार मैं भी सोल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद नहीं दिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। t2 निकाल दो, t2 का मतलब n की जगह 2 पुट कर दो, तो 7 माइनस 8 कितना आ गया? माइनस का 1। t1 निकाल लो, मतलब 1 पुट कर दो, तो 7 माइनस 4 यानी 3। और d क्या होता है? d होता है सर t2 माइनस t1 यानी माइनस 1 माइनस 3, कितना आ गया? माइनस 4। आपको नहीं करना था ये काम, सीधा सोल्व करना क्वेश्चन। समझ आ गया? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ ये लीजिए। आपका वही काम चलेगा, हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्शन मैच करना है, आपको अपने सॉल्यूशन को और मेरे सॉल्यूशन को मैच करना है, जो आपको बेटर लगे उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना। इसने कहा x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। ओके, पहली टर्म है x प्लस 1, दूसरी टर्म है 3x, तीसरी टर्म है 4x प्लस 2, और आपसे पूछा फिफ्थ टर्म निकाल दो। आप कहोगे सर फिफ्थ टर्म निकालना तो आसान है, a प्लस
4d कर देंगे। बिल्कुल, d कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लेते हैं सर। d क्या होगा, एक बच्चे ने कहा सर d होगा 3x में से x प्लस 1 घटा दो, यानी कितना आ गया 2x माइनस 1। बिल्कुल होगा, तो यहां पुट कर दें, कर दो। तो फिफ्थ टर्म कितनी होगी, a x प्लस 1 प्लस 4 इंटू डी 2x माइनस 1, यानी ये आ गया x और 4 इंटू 2 8x 9x 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आ गई अपनी फिफ्थ टर्म। बट सर x नहीं है, कुछ ऑप्शन में x नहीं है, तो नहीं x है तो क्या करें, एक और d निकाल लेते हैं। कैसे सर, t3 माइनस t2, 4x प्लस 2 में से 3x घटा दो, कितना आ गया x प्लस 2, दोनों d बराबर है सर, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 जो है वो x प्लस 2 के बराबर है। x इधर गया तो वो x, 1 इधर आया तो 3, यानी x 3 है। इसमें x की जगह 3 पुट कर दो, कितना बनेगा 9 इंटू 3 27 माइनस 3 24। अब लो, x नहीं है तो ऐसे निकाल देंगे सर, क्या फर्क पड़ता है। मतलब हमने 2 बार d निकाला है, और एक एपी के अंदर चाहे 10 बार d निकाल लो, वो हर बार बराबर होगा, तभी वो प्रोग्रेशन बनी है, तभी उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला है। अगर बराबर नहीं होगा तो वो सीक्वेंस बन जाएगी, फिर उसको आप एपी नहीं बोल सकते। समझ आ गया ना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूजिंग नहीं है ये, बस क्लियर करके चलना है आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखते हैं आप एग्जाम में, आप देखेंगे जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको काफी दिखेंगे। इसने कहा कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही बोला इसने भाई, अब अपने को चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं, और इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, पहली नेगेटिव संख्या कौन सी होगी ये निकालना है। अगर हम इन दोनों का d निकाल लें सर, यहां से d निकालते हैं, d क्या होगा 19 1/3 में से 20 घटा दो। अच्छा देखो, एक चीज और बताता हूं आपको, 19 1/3 को आप ऐसा लिख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसा लिख दोगे, इजी हो जाएगा। और माइनस में कितना है 20, यानी ये क्या हो गया 1/3 में से -1 करना है, जो कितना हो जाएगा -2/3। समझे इस बात को, वो लेना नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी बन जाएगा। एक और सर, यहां से अगर d निकालते हैं एक और, तो 18 प्लस 2/3 में से 19 माइनस 1/3 घटा दो, तो कितना आया माइनस ये, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, ये तो देखो 2/3 में से 1/3 घटेगा तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, और इसको भी सोल्व करोगे तो माइनस का 2/3। इसका मतलब ये एपी है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3। ये चीज क्लियर हो गई अपने को, इसने दे नहीं रखा था इसलिए 2 जगह निकाल कर देख लिया। आज हम एपी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मान के भी चल देते, लेकिन एग्जाम में तो आप वेरीफाई तो करोगे। वेरीफाई हो गया, d -2/3 है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब होता है भाई, जब भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा है कि कौन सी संख्या निकालनी है, तो आप उसको tn मान लो, आप उसको मान लो कि वो लास्ट टर्म होगी जो हम सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद तो हमें सोल्व ही नहीं करना। तो tn इसका मतलब आपको कैसे निकालना है, लेस देन 0, नेगेटिव निकालना है। और tn का फॉर्मूला a यानी 20 प्लस n निकालना ही है, इंटू d -2/3, ये क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। इसको सोल्व करते हैं भैया, 20 माइनस 2/3n प्लस 2/3 लेस देन 0। 3 को एलसीएम ले सकते हैं, और 3 इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 60 प्लस 2 62, और माइनस का कितना 2n इज लेस देन 0। या और अच्छे से देखें तो आप क्या लिखोगे, 2n को उधर ले जाओ, 2n इज ग्रेटर देन 62, और n की वैल्यू जो है वो 31 से बड़ी होगी। बच्चे यहां तक क्वेश्चन को सोल्व करके ऑप्शन ए लगा देते हैं। उसने कहा है कि जो नेगेटिव टर्म आएगी ना वो 31 से बड़ी होगी, 31 से बड़ी 32 होगी ना, क्योंकि इंटीजर हो सकती है वैल्यू। कभी आपने सुना है कि 31.4 टर्म निकाल दो सर, 31.5वीं संख्या निकाल दो सर। 31 से 31 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 32, तो आंसर कितना आना है 32 आना है, 32 आना है, 31 नहीं, क्योंकि उससे बड़ा है। अगर इक्वल टू होता तो 31 लगा देते। ठीक है, चलिए यहां तक अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाता हूं। अब देखो, अगर एपी लिखे हम तो कैसे लिखेंगे सर, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करते करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर आपसे बोला जाए भाई इसका कि सम और निकाल दो, इसका इन संख्याओं को जोड़ दो, क्या होगा? तो सम होता है किसी एपी का, आप पहली संख्या को आखिरी संख्या में जोड़ के जितनी संख्या है उसके आधे से गुणा कर दो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये किसका है? एक एपी का, एक फाइनाइट एपी का सम है ये, फाइनाइट एपी। ये वर्ड याद रखना आपको यहां पर, क्योंकि जब एपी इनफाइनाइट हो जाएगी तो उसका सम नहीं निकाल सकते। जीपी में जाके निकालेंगे एक दिन, लेकिन एपी में नहीं निकाल सकते। तो फाइनाइट एपी का सम ऐसे निकालते हैं। एल क्या है? लास्ट टर्म। अच्छा बच्चा कहेगा सर एल नहीं लिखते, n/2, एल को लिखो a प्लस, एल को लिखो a प्लस n-1 इंटू डी, जो हम फॉर्मूला लिख कर आए हैं। यानी फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया अपना? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, कुछ रिजल्ट बनाते हैं यहां से। ये तो आपको याद है ही, ये तो मैं श्योर हूं कि आपको याद है इतना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला बनाते हैं यहां से। हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा? na। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस n² d/2। ध्यान से देखो, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n/d/2। हाँ या ना? यस सर। और अच्छे से लिख रहा हूं, बस लास्ट टाइम लिख रहा हूं इसको और इसको एक साथ लिख देता हूं। n कॉमन लिया, क्या बचा? a माइनस d/2। बहुत ही बढ़िया। प्लस n² d/2। बहुत अच्छे। अब यहां से 2 पॉइंट लिखेंगे, 2 रिमार्क पॉइंट लिखेंगे यहां से, और अपना काम खत्म। रिमार्क पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जिनको आप नहीं भूल सकते। पहला, Sn जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा भैया, क्वाड्रेटिक इन n। मतलब जब भी Sn देगा तो उसके अंदर n² जो है वो नेसेसरी है। अगर n² नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो Sn नहीं है, वो Tn है। Tn में n की पावर 1 होनी चाहिए, Sn में n की पावर 2 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? n² के कोफिशिएंट का, यहां देखो, n² के कोफिशिएंट का अगर आप डबल कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी ऐसे लिखते हैं कि जो d होता है, d जो होगा अपना वो क्या होगा? 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n²। एग्जाम्पल सर, मान लिया उसने कहा Sn जो है वो वही 5 माइनस 3n²। तो आप d निकाल दो, तो आप क्या करोगे? जो n² का कोफिशिएंट है डायरेक्ट उसका डबल कर दो, d आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ये जीपी ना भी बने, लेकिन एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है कि n² का जो कोफिशिएंट दे रखा है डायरेक्ट उसका डबल कर दो, आपका d आ जाएगा। तो Sn से 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, Sn क्वाड्रेटिक होता है n में। दूसरी, d² क्या, n² का कोफिशिएंट का डबल क्या बन जाएगा? d बन जाएगा। सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Sn सीधा सीधा नहीं पूछेगा, और ना ही उसने कभी पूछा है कि 10 संख्या देकर आपसे Sn पूछ लेगा ना, वर्डिंग में घुमाएगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन में दिया उसने। Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, और s ऑफ 2n जो है 3s ऑफ n के बराबर है। कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दे दी? कि s2n जो है वो 3sn के बराबर है। तो आपसे s3n की रेशो Sn पूछिए। देखो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? एक एपी मान लेनी है, और एक ऐसी एपी माननी है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। मान लो मैं एपी मान लूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, बस इतनी सी एपी मान लूं, और n को मान लेता हूं 1। समझ गए? तो होगा क्या सर? होगा ये कि जो Sn आएगा अपना, Sn का मतलब है पहली संख्या का सम। पहली संख्या का सम मतलब पहली संख्या खुद। ओके। S2n का मतलब क्या है? पहली 2 संख्याओं का सम, यानी a प्लस d या 2a प्लस d। समझे इस बात को? बिल्कुल। S3n क्या है? S3n मतलब पहली 3 संख्याओं का सम। इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 3a प्लस 3d। उम्मीद करता हूं ये जो ट्रिकी पॉइंट है ये आप समझ गए होंगे क्यों लिखा। अगर n को बड़ा सा मान के चल पड़े ना भाई, n को लंबी सी इक्वेशन मान के चल पड़े तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन।
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको n को 1 ही मान के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब निकालना क्या, देखो ये कंडीशन दे रखी है इसने, तो इस कंडीशन को अगर हम सोल्व करें, अगर हम लिखें कि भाई S2n जो है वो 3 टाइम Sn के बराबर है, मतलब S2n का मतलब 2a प्लस डी जो है वो 3 टाइम a के बराबर है। तो यहां से ये निकल कर आ गया कि सर a तो जो है वो d के बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बराबर है। और अगर ऐसा है तो हम एक एपी मान सकते थे। कौन सी एपी? A1 2 3 सोल्व हो जाता क्वेश्चन। 1 2 3 मान के भी कर देते ना, सोल्व हो जाता क्वेश्चन, बट अब नहीं मानना तो चलो आगे बढ़ते। अब इसने पूछा ये रेशो निकालो S3n, तो S3n कितना है अपना 3a प्लस 3d डिवाइड में SNA। तो क्या आप नहीं कहोगे सर a और d तो बराबर है, तो इसका मतलब ऊपर तो 6a बन गया और नीचे a से a कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल है? नहीं सर मुश्किल नहीं है, मुश्किल कतई नहीं है। पॉइंटों को समझ गए हैं, बातों को हमने अच्छे से कर लिया है। डन, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, निकालिए इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट समझिए इसकी। इसने कहा, ध्यान से समझेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन बहुत सारे दरवाजे खोल देगा आपके एपी के क्वेश्चन सोल्व करने के। इफ द नंबर ऑफ टर्म इन एपी इज इवन, एक एपी में जो टर्म है वो इवन है, मतलब 2 4 8 10 12 16 संख्याएं हैं। द सम ऑफ ओड टर्म इज 24। यहां फंस गए हम आके, नहीं तो मैं ना a और a प्लस डी मान के क्वेश्चन को सोल्व कर देता, बट यहां के हम क्यों फंस गए? इसने कहा उनका सम जो है वो 24 है और सम ऑफ इवन टर्म इज 30, और इवन टर्म का सम 30 है। यहां तक भी दिक्कत नहीं है, यहां भी चलो काम चला लेते। आगे इसने क्या कहा, इफ द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म इज 21/2। यहां फंस गए हम, यहां नहीं मान सकते, यहां परफेक्ट मानना पड़ेगा कि आखिरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर 21/2 आना चाहिए, और ऐसा परफेक्ट मानने में हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे सोचने में। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में कोशिश ना करें कि आप एज्यूम करके चलें, क्योंकि सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो इसने कहा वैसे चलते हैं। टोटल टर्म मान लेते हैं कि 2n है, टोटल टर्म 2n मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा इवन है, यानी हमारा कैसे होगा 2t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू t2n। ठीक है सर। फिर भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा सम ऑफ ओड टर्म इज 24, मतलब सर t1 प्लस t3 प्लस t5 ऐसे करते करते n टर्म, n क्यों, मान लो 10 संख्या है, 10 में से ओड कितनी होंगी 5, इवन कितनी होंगी 5, टोटल 2n टर्म है, तो उसमें से ओड कितनी होंगी n। इनका सम निकालो, क्या होगा n/2 2a, a कौन होगा फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना होगा ध्यान से देखो, आज सेकंड में से फर्स्ट घटा के डी नहीं आ रहा है, समझ रहे इस बात को, आज थर्ड में से फर्स्ट घटाने से डी आएगा, और जब थर्ड में से फर्स्ट घटाओगे तो डी, डी नहीं डी 2d हो जाएगा। क्या आप इस पॉइंट को कैच कर पाए? और ये कितना दे रखा है 24, बताइए सोचिए। t1 फर्स्ट टर्म है तो a का a रहा, d चेंज हो गया क्योंकि d कितना है t3 माइनस t1, समझ रहे हो ना? ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। इवन टर्म क्या होंगी t2 प्लस t4 प्लस प्लस प्लस, ये भी n टर्म होंगी, बिल्कुल n टर्म होंगी सर। और इनका सम निकालोगे तो क्या होगा n/2 2a, फर्स्ट टर्म आज t2 है तो a की जगह a नहीं a प्लस d लिखना पड़ेगा, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान दो। फिर n-1 इंटू डी, डी आज भी कौन है 2d ही है, और ये किसके बराबर दे रखा है 30 के बराबर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया है। अगर आया है तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूं तो देखो क्या होगा n/2 तो कॉमन आ ही जाएगा, हाँ सर। घटा क्या, इस 2a से ये 2a कैंसिल, n-1 2d से n-1 2d कैंसिल, तो बचा कितना बस 2d, अंदर बचा 2d, और इज इक्वल टू कितना 30 माइनस 24 कितना आ गया 6, यानी nd की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए?
आराम से एब्जॉर्ब करो इसको, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो जो कॉमन होता है वो कट जाता है, हमने भी ऐसा ही किया, जो कॉमन था वो काट दिया। अब यहां भी 2a था, यहां भी 2a था, कट गया सर। n-1 इंटू 2d यहां भी है, यहां भी है, कट गया सर। बचा कौन? बस 2d बचा है, वो लिख दिया। तीसरी कंडीशन पर आते हैं, लास्ट टर्म जो है पहली संख्या से 21/2 ज्यादा है, यानी t2n में से t1 घटाएंगे तो 21/2 आएगा। t2n क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी नहीं होगा। आज क्या होगा? टोटल संख्याएं कितनी है? 2n है, तो आज होगा a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस फर्स्ट टर्म a इज 21/2। a से a कैंसिल हो गया, ये बन गया 2nd। nd की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? 6 पुट कर देते हैं, माइनस d इज इक्वल टू 21/2, या d कितना आ गया? d आ गया भाई 12 में से 21/2 घटाना है, 24 माइनस 21 कितना आ गया? 3/2। अब 3/2 को यहां पुट कर दो, d को यहां पुट करो, तो n कितना आ गया? 2 ऊपर मल्टीप्लाई 12 और 3 से डिवाइड। देखो मैं पुट करके दिखा देता हूं, पुट कर देते हैं आराम से। n इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6, तो कितना आ गया भाई? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 4 4। समझे इस बात को? और आपसे यही तो पूछा था कि n कितना होगा। समझ गए? देख लो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। 3 कंडीशन थी क्वेश्चन में, तीनों कंडीशन का यूज करके हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है? कहीं भी कोई डाउट हो किसी पॉइंट में, आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, आगे जा चुके हैं। अब एपी के अंदर ने एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको सम देके आपको बोलेगा कि इसको टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो जो सम के अंदर n दे रखा है ना आपको, आप उसकी जगह डायरेक्ट 2n-1 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सम वाले n की जगह 2n-1 लिख दो। n जो स्क्वायर, देखो सम के अंदर क्या होता है? स्क्वायर होता है, टर्म के अंदर स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर भी हटाना है। जैसे इसमें देखो, रेशो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म, यानी इसने दे रखा है sm डिवाइड बाय sn इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इसने सही दे रखा बिल्कुल। और आपसे पूछा है रेशो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, तो आपको क्या लिखना है? tm डिवाइड में tn, सीधा फॉर्मूला है ये। m स्क्वायर की जगह क्या लिखो? 2m-1 स्क्वायर हटा दो क्योंकि टर्म में स्क्वायर नहीं होता। n स्क्वायर की जगह भी क्या लिखो? 2n-1 और स्क्वायर हटा दो क्योंकि टर्म में स्क्वायर नहीं होता। तो जो भी ऑप्शन ऐसा है वही अपना आंसर, ऑप्शन ए जो है अपना आंसर आ गया। ये रिजल्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। सम को टर्म में जब भी कन्वर्ट करना है, बस आपको उसकी जगह 2m-1 कर देना, खत्म क्वेश्चन। ये रिजल्ट है, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन। होमवर्क नहीं दूंगा मैं क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं क्लास में इस क्वेश्चन को करा देता हूं। इसने कहा सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपीज आर इन दिस रेशो। 2 एपी दे रखी हैं, एक को Sn मान लेते हैं, एक को S-n मान लेते हैं क्योंकि दोनों के n टर्म का सम है। एक दे रखा है 3n-13, दूसरा दे रखा है 5n+21। एक बच्चे के दिमाग में है सर ये तो Sn हो ही नहीं सकता, n स्क्वायर ही नहीं दे रखा है। दे रखा है n स्क्वायर, क्या कहां दे रखा है सर? देखो n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई, n स्क्वायर दे रखा है। ऊपर नीचे से n कॉमन था इसलिए उसने कॉमन लेके काट दिया, n स्क्वायर था काट दिया कॉमन लेके, है ऐसे नहीं है। अब tn बनाना है इनकी, अगर आपको 24th टर्म निकालनी है तो t24 और डिवाइड में t-24 कैसे निकलेगा कि आप n की जगह क्या पुट करना है? 2n-1, और आज n कितना दे रखा है? 24, तो आपको क्या करना है? 47 पुट कर देना है n की जगह। जो भी संख्या पूछी है, 20वीं संख्या पूछी है तो n की जगह 20, 50वीं पूछी है तो n की जगह 50, आज 24वीं पूछी है तो n की जगह 24, बस 47 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 47 कितना होगा? 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 2 14 -13 डिवाइड में 5 की 47 से गुणा करनी है, 5 7 35, 3 5 चौक 20 और 3 23 प्लस 21। सही लिख रखा है, देख लेना भाई। 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3, 3 में से गया 2, 128 और नीचे ऐड करोगे तो कितना होगा? 6, 256। ये तो सीधा आ गया 1/2, 1:2
2, ऑप्शन ए आंसर आ गया। समझ गए इस बात को? तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको सम को क्या करना है, 2n-1 लिख देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने एपी के अंदर nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ एपी के क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में मैं जीपी और फिर आपको एचपी, अब सीक्वेंस में सारे चैप्टर चलाएंगे। जैसे आप कमेंट करके बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए सर, इस तरीके से करा दो, वो भी हम करते रहेंगे। कोई डाउट है तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले, आप वहाँ अपना डाउट भी भेज सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।